हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आप लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। हम लोग जल्दी लाने वाले हैं लूसेंट के लूसेंट पे बेस्ड या फिर एमसीक्यूज लेके आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही शॉर्टली। मैं मतलब 1-2 दिन में ही कोशिश करूँगा अपलोड कर लेने की, ताकि आपको और भी बेटर तरीके से हेल्प मिल सके। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रीडम स्ट्रगल आज से पढ़ेंगे, है ना। और सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल में जो नाम आता है आपका 1857 का रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट, है ना। इससे पहले हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सिविल रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, है ना, सोशल रिफॉर्म्स, लोअर कास्ट मूवमेंट्स, सारा कुछ देख चुके हैं हम लोग। आज से हम लोग देखेंगे आपका फ्रीडम स्ट्रगल किस तरीके से हमने लड़ी अपनी, कई सारे फेजेस में हुई थी, और हम वो सारे फेजेस को एक एक करके कवर करेंगे। और इसमें सबसे पहला फेज है आपका 1857 का रिवोल्ट। एकदम लैंडमार्क रिवोल्ट है, लैंडमार्क है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, है ना। और ये कब हुआ था? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? तो याद रखना, कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। अब इसका कारण क्या था? बहुत सारे कारण थे, पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक था, सोशल रिलीजियस था, मिलिट्री कॉज था। एक एक करके देखते हैं। पॉलिटिकल कॉज क्या था? देखो, सबसे बड़ा पॉलिटिकल कॉजेस बहुत सारे थे। उनमें से एक था, आप देखो, नाना साहेब जो थे, जो पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे, उनकी पेंशन बंद कर दी अंग्रेजों ने, ठीक है। अवध को कब्जा कर लिया, अवध पे कब्जा कर लिया 1856 में, बोल करके कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम नहीं कर रहा है, ये बोल करके कब्जा कर लिया। ऊपर से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में 1854 से ही ये लोग कब्जा कर रहे थे। आपका इन्होंने कब्जा कर लिया सतारा को, झांसी को, नागपुर को, संबलपुर को, है ना। तो वहाँ के जो लोकल राजा थे वो भी बड़े गुस्से में थे, किसी की सत्ता छीन लोगे आप जबरदस्ती, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बोल के कि हाँ भाई हमारे उनके बच्चे नहीं। अरे उनके बच्चे नहीं है तो तुम्हें उनसे क्या लेना देना? तुम थोड़ी हमारे देश के थे भाई, है। तुमको किसने हक दे दिया कि तुम हमारे देश पे कब्जा कर लो? सिर्फ इसलिए कि तुम हमसे मिलिटरीली थोड़ा सा पावरफुल हो तो तुम हमारे देश पे कब्जा कर लोगे, हम पे राज करने लग जाओगे? ये क्या होगा भाई? ये कौन सा लॉजिक था? तो अंग्रेजों का ऐसा लॉजिक था, देख लो। तो इस चलते ही, तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों गुस्सा तो फैलेगा ही फैलेगा जबरदस्त तरीके से। वही हुआ भी, लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया, और यही कारण भी बना। इकोनॉमिक कारण क्या था? इकोनॉमिक कारण तो था ही था, दुनिया भर का ये टैक्स वसूल रहे थे, हैवी टैक्सेशन था, हाँ। लोगों की जमीन छीन लेते थे ये, गरीबों की। और जो इंडियन जो बिजनेस कर रहे थे, उनके खिलाफ टैरिफ की पॉलिसी लगा रखी थी इन्होंने। कैसी टैरिफ की पॉलिसी? मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो हैवी टैक्सेस लेते थे, इंग्लैंड में तो जाने ही नहीं देते थे इंडियन प्रोडक्ट्स को। और इंडिया में भी बेचने के लिए ये लोग टैक्सेस लेते थे, और अपने देश से ला करके इंडिया में सामान बेच रहे थे फ्री में, कोई टैक्स नहीं देना, जो विदेशी आकर इंडिया में बेच रहे हैं। तो उनके साथ कॉम्पीट करना कितना मुश्किल होगा इंडियंस को, आप सोच कर देखो, हाँ कि नहीं। अगर मान लो आप मार्केट में शर्ट बेच रहे हो, आपकी वो आप खरीद के लाए हो 100 रुपए में, तो आप वो भी देखोगे ना, एक तो आप अपना मार्जिन देखोगे, हाँ भाई 20-30 रुपए या 50 रुपए आप अपना मार्जिन रख रहे हो, प्लस गवर्नमेंट का टैक्स भी देना आपको, आप वो भी दिमाग में रखोगे, हाँ। बट एक आप दूसरी तरफ देखो कि अगर कोई अंग्रेज आए, वो मान लो सेम ही रेट में वो भी लेके आ रहा है, 100 रुपए की लेके आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। हालांकि इंडिया वाले जो थे बेचारे, वो हैंडमेड बनाते थे, मशीनें बहुत कम थी इंडिया में, ज़्यादातर हैंडमेड था। अगर मान के चले, अगर फैक्ट्री से ही निकल के आ रहा था, इंडियन फैक्ट्री से भी, तब भी आप देखो उनका क्या था, उनको टैक्स ही नहीं देना। जब टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो मतलब कितना पैसा बच जाएगा? अगर 20-30 रुपए एक्स्ट्रा है, और अगर 20-30 रुपए कम आपको मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे उसको, जो सस्ता होगा चीज, है ना। तो वही हो रहा था। ऊपर से हैंडीक्राफ्ट इन्होंने बर्बाद कर दिया था लोगों का। हैंडीक्राफ्ट जो सिस्टम था, चरखा वरखा सब बनाया जाता था भाई, कपड़े पहले जमाने में, सब बर्बाद हो गया था उस जमाने में, ठीक। हम्म, ये हो गया इकोनॉमिक कॉस्ट। अब देखते हैं हम सोशल रिलीजियस कॉस्ट क्या था। सोशल रिलीजियस कॉस्ट आप देखो कौन सा था। ये बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे थे, हालांकि रिफॉर्म्स बड़े अच्छे थे, इन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए इंडिया में वो बहुत ही काम के थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे कि एबोलिशन ऑफ सती इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया 1829 में। विडो रीमैरिज
एक्ट लेके आ गए 1856 में। तो ये चीज़ें ना लोगों बहुत ही कंजर्वेटिव थे लोग, है ना, इंडिया में। अब उनको ये चीज़ें लगा कि ये हमारे ना धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इस चलते कहीं ना कहीं गुस्सा पनप रहा था लोगों के बीच में। ठीक, तो वही बाद में निकल के आता है भाई एक ही साथ, है ना। मिलिट्री कॉस्ट, जो इंडियन सोल्जर्स इनके मिलिट्री में काम करते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनको खाने को कम मिलता था, है ना, अच्छा खाना नहीं मिलता था। ऊपर से उनकी जो ड्रेस वगैरह उनको अपने पैसों से सिलवानी पड़ती थी। प्लस उनकी सैलरी कम थी, काम ज़्यादा करते थे वो, अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा काम करते थे। जो अंग्रेज उनके साथ के थे उनको सैलरी अच्छी, उनके लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा था उनका, इनकी बड़ा बुरा हाल था। तो सोल्जर्स के बीच भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं था, बहुत गुस्से में रहते थे सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स जो अंग्रेजों में मिलिट्री में काम भी कर रहे थे। इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज ये था कि एक इनफील्ड राइफल इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, है ना। वो इनफील्ड राइफल में बोला जाता था कि एक गोली आती थी पहले ज़माने में, गोली ना कारतूस छिल के और भरा जाता था उसमें, ठीक है। तो वो जिसको कार्ट्रिज को छिला जाता था, मुंह से छिलते थे, उसमें ग्रीस लगी हुई होती थी। तो वो ग्रीस का बात फैल गई कि वो बीफ और पोर्क लग से बनी हुई ग्रीस है। अब कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में भी डिनाई किया इस फैक्ट को कि हाँ भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीफ पोर्क नहीं है और सिर्फ झूठ है, अफवाह है। बट ये बात उस जमाने में फैल गई और फिर आप जानते हो दोनों की तरफ उस जमाने में कौन थे, ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम ही थे, और दोनों के लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल थी। बीफ इंडियन हिंदूज के लिए और मुस्लिम्स के लिए, तो कैसे वो चीज़ को एक्सेप्ट करते। तो ये भी एक इमीडिएट कारण बना ही बना कहीं ना कहीं। हालांकि अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि अपने जो सोल्जर्स थे उनको समझाएं कि हाँ भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ फैली लोगों के बीच में, सिपाहीज के बीच में। ठीक, बिगनिंग कब होता है? जब 29 मार्च 1857 को एक सिपाही था, मंगल पांडे, ये नाम तो आपको सबको याद रहेगा, लेकिन आपको जो मेन फैक्ट याद करना है एग्जाम का वो है 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, यही जरूर याद रखना। ठीक, उसने डिनाई किया, ये कार्ट्रिज को यूज करने से मना करने पे उसने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मार दी। उन दोनों ब्रिटिश ऑफिसर का भी आपको नाम याद रखना है, ह्यूबिसन एंड बॉ। कहाँ मारी? बैरकपुर कलकत्ता में। ठीक, वहां गोली मार दी उसने। फिर उसके बाद जब वहाँ जो अंग्रेज थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि लोगों को कि पकड़ो मंगल पांडे को, लेकिन मंगल पांडे को लोगों ने पकड़ा नहीं। बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे, है ना। फिर उनमें से एक कोई था मुस्लिम था कि या पठान था, है ना, उसने पकड़ा। विकिपीडिया करके देखना, बड़ी अच्छी कहानी है इसके बारे में भी। उसने पकड़ लिया था, हालांकि उसको भी मंगल पांडे ने मारा था बहुत। बट एनी हाउ भारी तो हो ही जाता है। ज्यादातर लोगों ने मतलब अरेस्ट करने से मना कर दिया था उसके साथियों ने, है ना, मंगल पांडे को, कि नहीं हम नहीं पकड़ेंगे। बट वो सिख ने शायद, नहीं सॉरी, पठान या सिख, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसने मंगल पांडे को पकड़ा था। ठीक है, फिर बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो ये बाद में असली म्यूटिनी जो स्टार्ट होती है वो मेरठ से शुरू होती है 10 मई को, 10 मई 1857 को। ठीक है, वहां पे भी यही चीज हुआ कि सिपाहीज ने मना किया कि हम ये कार्ट्रिज यूज ही नहीं करेंगे। तो उनमें से कुछ सिपाहीज को उन्होंने जेल भेज दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने उठा करके नौकरी से निकाल दिया, जेल भेज दिया। अब भाई सब एक दूसरे के रिश्तेदारी होते थे, है ना। अब वही हुआ होगा, जिन जिन के रिश्तेदार गए उन्होंने ग्रुप बनाया, उन्होंने हंगामा कर दिया कि भाई ऐसे तो हम करना तो कोई भी नहीं चाहता था यूज, जॉब के चलते लोग कर रहे थे, और जब अपने ही लोगों को आ, सजा होने लग गई तो लोग फिर आवाज उठाने लग गए। तो फिर वहां पे एक नारा चलता है, मारो फिरंगी को। और लोगों ने फिर यूरोपियंस को मारा वहां पे, यूरोपियन का मेनली अंग्रेजों को मारा, उनके घर जला दिए, है ना, और लूटपाट कर लिया। और साथ में लोग भी आ गए, वहाँ लोकल लोग भी आ गए अंग्रेजों को मारने के लिए, इनके साथ मिल गए सारे, है ना। जब सिपाहियों के साथ सब मिल गए थे, सबने अंग्रेजों को भी मारा। तो इस तरीके से 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति शुरू होती है एक तरीके से। ठीक है, फिर वो लोग क्या करते हैं, दिल्ली, वहां से दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं और 11 मई के सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली आकर के भी जो दिल्ली में लोकल सोल्जर्स थे वो लोग भी मेरठ से आए हुए अपने साथियों के साथ मिल जाते हैं, और जो अंग्रेज दिल्ली में थे, है ना, उनको मारते हैं। और उसके बाद फिर बहादुर शाह जफर को शहनशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया जाता है। ठीक, अब देखो, जो मेजर क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो यहीं से पूछेगा।
ये टेबल से। यहाँ पे क्या दे रखा है कि कौन कौन से सेंटर्स थे, वहाँ पे कौन कौन रिप्रेजेंट करता था, इंडिया का लीडर कौन था, और किसने वहाँ पे कौन ब्रिटिशर्स था जिसने दबाया रिवोल्ट को वहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली में 11 मई को पहुंचे, वो स्टार्ट होता है, खत्म कब हुआ, 20 सितंबर को खत्म होता है ये। लीडर कौन था दिल्ली में, बहादुर शाह जफर और भक्त खां। ठीक है, और ब्रिटिशर्स की तरफ से किसने खत्म कराया यहाँ पे दिल्ली में, जॉन निकलसन ने। बहुत भयानक लड़ाई हुई थी दिल्ली में भी, कहते गली कूचों में बहुत भयानक, अंग्रेजों को गिरा गिरा के मारा गया। अंग्रेजों ने भी फिर बाद में वैसे ही बदला लिया इंडियन से। ठीक, कानपुर में 4 जून 1857 को शुरू हुआ, 6 दिसंबर 1857 को खत्म हुआ। कौन थे लीडर वहाँ, नाना साहेब और तात्या टोपे। देखो 1857 की कोई भी किताब मिलती हो ना यार, चाहे ऑनलाइन मिल रही है कहीं भी, पढ़ना जरूर, बहुत ही बेहतरीन किताबें होती हैं। और मतलब सच में पढ़ के ना एकदम अलग से देशभक्ति की फीलिंग आती है। ठीक है, जरूर पढ़ा करो, अभी अब तुम लोगों के पास टाइम है यार, पढ़ लिया करो ये सब किताबें। ठीक, कॉलिन और किसने सप्रेस किया कानपुर का, कैम्पबेल ने सप्रेस किया। ठीक है, और देखो लूसेंट की जो किताब है ना, बहुत ही फैक्टफुल किताब है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है ये। यहाँ पे इतने ज़्यादा फैक्ट आपको दे रखे हैं और टू द पॉइंट पढ़ाई करा रहे हैं ये। और ये देखो, ये जो टेबल दे रखी है ना आपकी, ये हो सकता है अगर आप हिस्ट्री की किताब पढ़ो तो आपको इतने सिस्टमेटिक वे में कहीं भी ना मिले लूसेंट के अलावा। इसलिए लूसेंट की जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक, कानपुर में किसने, कौन थे लीडर्स, नाना साहेब और तात्या टोपे। कौन था ब्रिटिश लीडर जिसने दबाया, कैंपबेल। ठीक, लखनऊ में कौन था लीडर, बेगम हजरत महल। दबाने वाला लीडर कौन था, कैंपबेल। झांसी में लीडर कौन थी, सबको पता, लक्ष्मीबाई। दबाने वाला लीडर ब्रिटिशर्स, ह्यूज रोज। रोज नाम से याद रख लो, है ना, लड़कियों को रोज पसंद है तो रानी लक्ष्मीबाई है तो रोज ने। इलाहाबाद, लियाकत अली जी थे लीडर, और वहाँ पे किसने दबाया, कॉर्नल नील ने दबाया था। जगदीशपुर बिहार में बहुत ही बड़ा सेंटर था वो, वहाँ पे 2 लीडर थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। किसने दबाया, विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। ठीक, तो ये कुछ एक है। देखो सेंटर्स तो बहुत सारे थे, हालांकि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सेंटर्स थे, बहुत जगह लड़ाइयाँ हुई है ना, बदाऊं वगैरह कई जगह हुई। राजस्थान में आपका हर जगह हुई थी, कई जगह राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत ही जगह हुई थी वहाँ पे भी लड़ाइयाँ। ठीक, पूरी की पूरी छावनी एक हो गई थी और दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया था। खैर हम उतना नहीं जा रहे, वो रीजनल हिस्ट्री में आ जाता है। तो आप देखो, लेकिन कहीं ना कहीं जो रीजन्स आइसोलेटेड रहे वो था आपके कौन सा, साउथ इंडिया ने पार्टिसिपेट उतना नहीं किया, और पंजाब ने भी उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, और साथ में बंगाल जो आज का बांग्लादेश है उस एरिया ने भी उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जाननी चाहिए। बहादुर शाह जफर को पकड़ के रंगून भेज दिया गया, रिपोर्ट कर दिया गया, जहाँ उनकी डेथ हो जाती है 1862 में, 5 साल बाद ही। ठीक है, उसके सारे बेटे भी मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। नाना साहेब, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, धोंदू पंथ नाम था, याद रखना। ठीक है, बेगम हजरत महल और उनके जो साथ थे खान बहादुर खान, वो लोग नेपाल भाग जाते हैं। तात्या टोपे, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, वो पकड़े जाते हैं, उनको फांसी दे दी जाती है 15 अप्रैल को 1859 को। रानी लक्ष्मीबाई बैटलफील्ड में मारी गई थी, सबको पता है। कुंवर सिंह, गोली लग जाती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। सर ह्यूज रोज ने डिस्क्राइब किया था कि रानी लक्ष्मीबाई को कि वो बेस्ट थी और ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर थी सब रिबल में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट लीडर्स, अब देखो ये जो अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स है ना, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, या तो जगह का नाम दे देगा, जैसे बरेली का लीडर कौन था बताओ, या नाम दे देगा, वो बोलेगा ये कहाँ के लीडर थे वो बताओ। तो आपको याद रखना है अच्छे से। हाँ, खान बहादुर खान बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, अजीमुल्ला खान फतेहपुर, देवी सिंह मथुरा, कदम सिंह मेरठ। ठीक, तो ये आप याद रखना नाम। फिर बाद में क्या होता है कि अंग्रेज पूरी तरीके से सप्रेस करने कब तक कर देते हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर 1858 के बीच में सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत सारे चीजें की। एक तो बहुत ज्यादा फोर्स का यूज किया, लोगों को, है ना, मारा, जहां जिस पे शक हुआ उसको मार डाला। ठीक है, एक तो तरीका ये लिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, फूट डाली, हिंदू मुसलमानों में फूट डाली। तीसरा उन्होंने लालच दिया कि भाई ये सब रिवोल्ट वोल्ट करना बंद कर दो, हम माफ कर देंगे तुमको,
तुम सरेंडर कर दो, एक आधा सौ कुछ छोटी मोटी सजा दे करके हम तुमको माफ कर देंगे, तुमने चाहे कितना भी रिवोल्ट किया हो, कितना भी अंग्रेजों का नुकसान किया हो, बट हम तुम्हें माफ कर देंगे। सिपाहियों के बीच में फूट डाल दी, है ना। तो उन सिपाहियों को लालच दिया कि जिन्होंने भी रिवोल्ट किया है, अगर वो माफी मांग लेते हैं और थोड़ी मोटी सजा काट लेंगे तो हम उनको माफ कर देंगे, नहीं वरना तो पकड़े जाओगे तो जान से मार देंगे। जान से तो मार ही रहता, सबको पता था, है ना। तो इस तरीके से कई लोगों ने सरेंडर भी कर दिया। ठीक। फेलियर का कॉज क्या था? एक तो इसलिए भी फेल हुआ 1857 का रिवोल्ट ना, कि ज्यादातर लोग ना बड़े हीरो बनने लग गए, हीरोइक एफर्ट में लग गए, है ना। उनको टीम टीम या फिर होता है ना कि टीम के तरीके से काम करो, वो छोड़ के लोगों ने मतलब अपना इंडिविजुअल ज्यादा करने लग गए अंग्रेजों पर अटैक वगैरह। अब आप समझो कि आप एक हो, वो 100 हैं, कैसे आप करोगे? आप चार पांच को हो सकता है बहुत ही ब्रेव हो, चार पांच को मार डाला आपने, है ना। तो ऑब्वियस सी बात, आप मारे ही जाओगे। और क्या कारण था? डिसयूनिटी था इंडियंस में, है ना। हर कोई अपना अपना अलग अलग एजेंडा लेके चल रहा था, ठीक है, उसको वहीं तक था, उससे ज्यादा वो नहीं चाहता था। तो यूनिटी नहीं थी इंडियंस में, और ऑर्गेनाइजेशन तो था ही नहीं कहीं भी। ठीक। फिर क्या है, नेशनलिज्म वाली बात नहीं थी, है ना। ये हमारा नेशन है, हमें यहाँ से भगाना है इनको अंग्रेजों को, जो बाद में होता है। इसमें सिंधिया, जो ग्वालियर के सिंधियाज हैं, होलकर्स हैं, निजाम था हैदराबाद का, इन लोगों ने भी क्या किया, ब्रिटिशर्स की हेल्प कर डाली। ठीक है। सिंधिया, होलकर और निजाम, ये आपको याद रखना है, इन तीनों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स का साथ दे दिया इंडियंस को दबाने में उल्टा। ठीक। कोऑर्डिनेशन नहीं था लोगों के बीच में, है ना, कि सिपाही कुछ कर रहे हैं, पीजेंट्स अपना मारपीट कर रहे हैं, जमींदार अपना कर रहे हैं, दूसरे लोग अपना कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था कि हाँ मिलजुल के ऐसे अटैक करना ब्रिटिशर्स पे, ये ऐसे दबाना उनको। और सबका अपना अपना मोटिव था, जैसा कि मैंने बताया। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बड़ी जबरदस्त तरीके से देखने को मिली एक बार फिर से, ठीक है, कई सालों बाद। और पैट्रियोटिक सेंटिमेंट भी कहीं ना कहीं दिखने को मिला था लोगों में, है ना। और यही आगे चल करके लोगों में एक इंस्पिरेशन हमेशा के लिए बन जाता है 1857 का रिवोल्ट। ठीक है। नेचर ऑफ रिवोल्ट, अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। कुछ कहते हैं कि खाली सिपाही मूवमेंट था, कुछ का माना कि ये नेशनल स्ट्रगल था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। अब सिपाही मिटनी कहने वाले कौन कौन लोग हैं? सैयद अहमद खान जी, मुंशी जीवन लाल, दुर्गादास भट्ट, बंदोपाध्याय। अब आप सोचोगे सर ये क्या बकवास हिस्ट्री है। भाई इन पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब लूसेंट की ना एक एक लाइन से क्वेश्चन बना रखा है, और आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, आप जो लाइन छोड़ोगे ना, आप समझ लो कि आप एक नंबर छोड़ के आ रहे हो, एक तरीके से आप समझ लेना, मेरी बात मान लो, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो सिपाही मिटनी मानने वाले कौन कौन थे? सैयद अहमद खान, मुंशी जीवन राम, दुर्गादास बंदोपाध्याय, साथ में स्टैनले, जो उस जमाने का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया बना बाद में। ठीक। जॉन लॉरेंस, जॉन सीली, आरसी मजूमदार, ये सब कुछ एक नाम है जो मानते थे कि ये सिपाही मिटनी था। नेशनल स्ट्रगल मानने वाले कौन थे? बेंजामिन डिजराली सबसे माने हुए ये थे, कार्ल मार्क्स, सावरकर, पानिकर, ईश्वरी प्रसाद और ताराचंद, और श्रीवास्तव जी, एल श्रीवास्तव। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी नाम दे देगा, बोलेगा कि नेशनल स्ट्रगल मानने वाले ये थे या नहीं थे, बताओ। ठीक है, आ रखे हैं ये क्वेश्चन भाई मेरे, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि आएंगे, आ रखे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। अदर व्यूज, व्यूज दे देते हैं, व्यूज देने के बाद बोलेगा किसने बोला था ये बात, बताओ। आ रखा है भाई, बीपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है, ये बीपीएससी में, एसएससी में क्वेश्चन आ रखे हैं ये वाले। व्यूज दे देते हैं, बोलते हैं कौन सा था, किसने बोला था, बताओ। ठीक है। हमने तो गलती कर दी, हमसे तो छूटा है यार, तुम तो कम से कम नहीं छोड़ो। ये ओपिनियंस दे देते हैं, ठीक है, ओपिनियन देने के बाद बोलेगा बताओ किसका था, नहीं लिख पाओगे यार, छूट जाता है, और बहुत अफसोस होता है बाद में। ठीक। चलो पढ़ो। रेशियल स्ट्रगल या ब्लैक व्हाइट का स्ट्रगल किसने बोला? मेडले ने बोला इसको। ठीक है। अब कैसे याद रखोगे इसको, ब्लैक व्हाइट स्ट्रगल बोला किसी ने, तो वो पागल ही होगा जो ऐसी बातें कर रहा था, मैड है ना, मैडली। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल, ये रीस ने बोला। रीस रिलीजियस, ये तीनों रिलीजन है, रिलीजन से रीस, आप ऐसे याद रख लो, है ना। कल्टिवे सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म का कॉन्फ्लिक्ट बोला, इंग्लिश इंडियन कॉन्फ्लिक्ट बोला। अब सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म में डिफरेंस क्या होगा? सिविलाइज्ड लोग होंगे वो घर में रहते हैं, जो बार्बरिक लोग थे वो लोग बाहर ही रहते थे, है ना। तो इसलिए इससे याद कर लो, सिविलाइज्ड लोग घर पे रहते हैं, होम्स। ठीक है, एल साइलेंट रहता है वैसे भी, तो होम्स ने बोला था।
ठीक, ये ट्रिक से याद रख लो। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, आउटराम एंड टेलर। आउटराम हिंदू मुस्लिम के यूनिटी है ना, अगेंस्ट क्रिश्चियन। तो ये आप नाम याद रख लो, आउटराम एंड टेलर। अरे यार, हर बार आपको ट्रिक नहीं दे सकता मैं, हर बार ट्रिक नहीं भी बनती, कुछ याद भी करना पड़ता है। जो बन सकती थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। कुछ अपना भी दिमाग लगाना, बताना मेरे को कोई ट्रिक, ताकि आपके जूनियर्स को तक मैं पहुंचा सकूं, कि उनको भी हेल्प मिले। कोई सोच के बताना, इसको कमेंट में लिखना। इंपॉर्टेंट बुक्स, बुक का नाम दे देगा, सीधा सीधा पूछेगा हाँ भाई कौन सा है। मैं बताऊं, मैंने जो एग्जाम दिया था तो कौन सा आया था आपका, मेरे टाइम पे आया था आपका ये वाला, आरसी मजुमदार वाला, सिपाही म्यूटनी एंड रेबिलियन ऑफ 1857। मैंने रेलवे का एक एग्जाम दिया था, उसमें आया था ये, ठीक है। ऐसे ही और भी आया होगा दूसरे, ठीक। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने लिखी। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, सैयद अहमद खान जी ने। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सावरकर जी ने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बीपीएससी में भी आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। सिपाही मोटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, मजुमदार, ठीक। सिविल रिबेलियन इन इंडियन मोटनीस, एस बी चौधरी। रिबेलियन 87, अ साइपोजियम, पीसी जोशी। 1857 का नाम एसएन सिंह, ठीक। सिलेक्ट ओपिनियन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक जो पढ़ा है हमने, उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होगा जो आपके है, ठीक। क्या है भाई, पढ़ते हैं फटाफट। किसने क्या ओपिनियन दिया 1857 के बारे में? इट वॉज होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपाही म्यूटनी विथ नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। किसने कहा? जॉन सेनली ने। क्या बोल रहा है? इट वॉज होली अनपेट्रियोटिक, मतलब कोई भी देशभक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं था। और सेल्फिश सिपाही म्यूटनी था, मतलब सिर्फ सेल्फिश था, अपने बारे में सोच रहे थे सिपाही ये लोग, उसके लिए म्यूटनी किया था इन्होंने। इनका कोई भी नेटिव लीडर नहीं था, हाँ, और ना ही कोई इनको सपोर्ट था, पॉपुलर सपोर्ट था, मतलब जनता का भी सपोर्ट नहीं था। ये कह रहा था किसका? जॉन सेनले का। कैसे याद रखोगे? अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश वर्ड याद रखो, ठीक है। ये किसने बोला अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश? जॉन सिनली ने। हर ओपिनियन में से ना कीवर्ड याद रखो, मेन वर्ड्स याद रखो, वो नाम याद रखो उसका। अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश जहां दिखेगा आपको, सीधा जॉन सिनली। द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल एंड नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जहां नॉर नॉर दो बार आ गया, ये वाला ओपिनियन किसने लिखा है? मजुमदार थे, ठीक है। नॉर नॉर, अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश, जॉन सेनली ने। नॉर नॉर, मजुमदार ने। नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, डिजरैली ने। मिसट्रस्ट, डिजरैली, ठीक है। एक एक वर्ड याद रखो, एक एक वर्ड से मिला जुला के, ठीक है। पूरा नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आप ये याद रखो। पूरा याद रख सको तो बहुत बेटर, नहीं तो वर्ड से याद रखना। मिसट्रस्ट, डिजरैली, ठीक। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सावरकर जी ने कहा था। व्हाट बिगिन एज अ फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज अ वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस। फाइट फॉर रिलीजन, एसएन सेन, ठीक। फाइट फॉर रिलीजन किसने कहा? एसएन सेन ने। 1857 के रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या इम्पैक्ट हुआ जी? सबसे पहले तो ये हुआ कि अगस्त 1857 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने देखा कि भाई ये कंपनी ना चला पाएगी हमारा रूल इंडिया में, ठीक है, इनसे सत्ता वापस लो। तो सबसे पहले तो ट्रांसफर कर ली गई सत्ता, ब्रिटिश की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे डायरेक्ट पावर ले ली क्राउन ने, है ना। अब सत्ता जो राजा था उसके हाथ में चली गई। एक नया मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, सेक्रेटरी फॉर ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल था गवर्नेंस ऑफ इंडिया, गवर्नेंस के लिए। अभी तक कौन था? वाइस रॉय था, अब गवर्नेंस के लिए सेक्रेटरी फॉर स्टेट था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, उसको वॉइस रॉय का टाइटल दे दिया गया। और वॉइस रॉय मतलब क्या? वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्क था, और मतलब उसी की चलेगी सब कुछ, ठीक है। और डायरेक्टली वो जो वो बोलेगा, मतलब समझो कि वो राजा बोल रहा है वहां का, ठीक है। ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का खत्म होता है। प्रिंसली स्टेट्स को ये एश्योर किया गया कि अब हम आपको कब्जा नहीं करेंगे। प्रिंसली स्टेट का मतलब मैं आपसे समझाता हूँ। देखो, इंडिया छोटे छोटे बहुत सारे राजा राजवाड़े थे उस जमाने में, है ना, ये तो आप जानते हो ना। तो उन राजा रजवाड़ों को बोला गया कि आपको कब्जा नहीं किया जाएगा, जैसे झांसी की रानी थी, है ना, और दूसरे जितने भी थे, अवध वगैरह, निजाम वगैरह। तो इनको बोला गया कि आपको जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आपका एनेक्स कर लिया जा रहा था, वो नहीं होगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी वापस ले लिया गया, ठीक। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंडिया में चालू कर दी, ठीक।
अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारा चेंजेस किया गया। साथ में पहले ना बहुत ही कम जो ब्रिटिश सोल्जर्स हुआ करते थे इंडियन आर्मी में, ठीक है, 1:5 का रेशियो था। बाद में इन्होंने बढ़ा करके 3 अंग्रेज 5 इंडियन कर दिए। 3 अंग्रेज 5 इंडियन या 3 अंग्रेज 7 इंडियन, ऐसे कर दिया इन्होंने रेशियो, ठीक है। टोटल एक्सपेंस जो भी खर्च, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना 1857 की लड़ाई दबाने में इनको खर्चा आया, उसका खर्च इन्होंने किससे लिया? हम इंडियन से ही लिया पैसा, ठीक। तो ये था सारा इम्पैक्ट। तो ये पूरी कहानी थी आपकी 1857 की। अगर कहीं पे कुछ डाउट रहा हो तो बताना मेरे को। वैसे पूरी कोशिश की गई है कि आपको डिटेल में बताया जाए सारा कुछ, कहीं कुछ छोड़ा ना जाए। और हर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज 2 बार सुन लो, 2 बार पढ़ लो, है ना। छूट जाएगा तो बहुत अफसोस होगा तुम्हें। चलो, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।